हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अपना जो पिछला वाला टॉपिक था राजस्थान के त्योहार, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि जितना अच्छे तरीके से हो सके, जितने इजी वे के अंदर हो सके, मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। और आज कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी एक खुशखबरी है कि आपके जो थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए जो एक पात्रता परीक्षा होती है रीट, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो वो भी बहुत जल्दी आयोजित होने वाली है। तो अभी आपको एवं सामने मौसम भी सर्दी का है, और सर्दी के मौसम में जितनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है वो पढ़ाई बाकी मौसम के अंदर नहीं हो सकती। जैसे गर्मी में जल्दी थक जाते हैं, बारिश में प्रकृति अपना रंग बिखेर रखी होती है, तो अपन थोड़ा यूं प्रकृति का आनंद लेने के लिए निकल जाते हैं। सर्दी सबसे बढ़िया। आपकी अगर सिटिंग पावर 10 घंटे है तो आप सर्दी में 12-13 घंटे स्टडी कर सकते हैं। चलिए, तो भर्तियां तो आएगी 2025 में, खूब सारी आएगी। ये जो अपना आज का टॉपिक रहेगा, त्योहार अपने कंप्लीट हो गए थे, और ये आपका त्योहार रहेगा राजस्थान में प्रचलित रीति रिवाज एवं प्रथाएं। इसको हम 2-3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसका जो है वो आज भाग फर्स्ट होने वाला है। कहने का मतलब है कि अपने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तक कौन कौन सी प्रथाएं, कौन कौन से रीति रिवाज प्रचलित है। जैसे रीति रिवाजों के अंदर जैसे मृत्यु संबंधी रीति रिवाज अलग होंगे, मृत्यु की रस्में अलग होगी, शादी ब्याह के अलग होते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन से होते हैं तो वो देखेंगे अपन। और कौन कौन सी प्रथाएं, प्रथाओं में जैसे सती प्रथा हुआ, कन्यावध हुआ, बाल विवाह, ना आपके विधवा विवाह, इस प्रकार की कई सारी प्रथाएं जिनके बारे में हम आज देखने वाले इस कक्षा के अंदर। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रथाएं एवं रीति रिवाज, इसको आप एक बार समझना। देखो, जैसे पहली प्रथा है, मैं आपको यूं बताऊं तो पहला अपन पढ़ेंगे शाखा। बताओ क्या होता है शाखा? आप लोगों ने नाम तो सुन ही रखा होगा, शाखा के बारे में जानते होंगे, हाँ। लेकिन प्लीज, ये शाखा अपने राजस्थान वाला है, बॉलीवुड वाला शाखा नहीं है। जो ये कहता था कि आग जो लगी है दिल में इस दुनिया में लगा दूंगा मैं, तो तेरी डोली उठी तो इस जमाने को जला दूंगा मैं, उसको अजय देवगन नहीं है, ये अपने वाला शाखा है ना, जो राजस्थान के अंदर होता था। देखो, इस शाखे में 2 पार्ट होते थे। शाखे के कितने पार्ट होते थे? 2। एक तो इसमें होता था केसरिया, और एक होता था इसमें जोहर। केसरिया और जोहर, ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तब जाके क्या बनता? एक शाखा बनता। एक हमेशा आप दिमाग में एक चीज फिट रखना, क्योंकि राजस्थान में कहाँ कहाँ शाखे हुए, ये अपन जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अपने को मोटा मोटा अंदाजा रहता है। और कहीं ना कहीं जैसलमेर वाले तो पक्का याद रहता है कि सर इधर 2.5 हुए थे, चित्तौड़ में 3 हुए थे। लेकिन अगर अच्छा एग्जामिनर है, अगर उसने अच्छे लेवल का क्वेश्चन डाल दिया और आज उसने आपसे ये पूछ लिया कि राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए, तो आप गिनने बैठोगे फिर कि चित्तौड़ में 3 है, सिवाना में 2 है, जालोर में 1 है, गागरोर में 2 है। ऐसे आपकी कभी भी काउंटिंग है ना पूरी नहीं आएगी, है ना। आप या तो 9.5 में जाके अटक जाओगे या 10.5 में जाके अटक जाओगे। इसलिए आपको वन लाइनर, वन शॉट एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखनी है कि राजस्थान में 12.5 शाखे हुए थे कुल। राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए थे? 12.5। ये अपने दिमाग में सेट करके रखना है। आप इसको ऐसे याद कर लेना, इन शाखों की वजह से अपने राजस्थान की 12.5 बज गई। अपन कहते हैं ना, कोई चीज जब उल्टी हो जाती, ऊंधी हो जाती, 12 बज गई, है ना। तो ऐसे अपने क्या बज गई? 12.5। इसको याद रखना। तो टोटल शाखे कितने हुए थे अपने? 12.5 हुए थे। अब इस शाखे में एक तो होता था केसरिया और एक इसमें होता था जोहर। केसरिया और जोहर क्या होते थे, अभी मैं आपको और बताऊंगा कि शाखे जो 12.5 अपने राजस्थान में हुए हैं वो कहां कहां हुए, ये आप थोड़े समझना। जैसे आधा तो होता था इसमें केसरिया, आधा जोहर, ये दोनों मिलते तो क्या कंप्लीट होता था? एक शाखा कंप्लीट होता था, ठीक है। अब देखिएगा केसरिया क्या होता। सबसे बड़ी बात, केसरिया करते कौन थे? तो केसरिया करते थे पुरुष। केसरिया कौन करते थे? पुरुष करते थे। और जोहर कौन करती थी? जोहर महिलाएं करती थी। जोहर कौन करती थी? महिलाएं करती थी। हालांकि वो बात अलग है कि अपने यहाँ पे एक जल जोहर भी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपके अग्नि जोहर ही होते थे, या अपने जल जोहर है वो मैं भी आपको बता दूंगा। केसरिया कौन करते थे? पुरुष। होता क्या है, सिंपल सी चीज कि जो अपने इधर अरब कंट्रीज, तुर्क कंट्रीज जो है, ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, आपके गजनी, है ना, तो इधर वाले जो लोग थे ना, इनके भूखमरी थे। इनके पास में यूं मान लो कि खाने के भी दाने नहीं थे, खाने के भी लाले थे इनके पास में।
है ना। अभी तो चलो वहां पेट्रोल डीजल वगैरह निकल गया, तो अभी वो वीआईपी जिंदगी जी रहे, लेकिन पहले इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। भारत हर चीज से उपजाऊ क्षेत्र था, सोने की चिड़िया था इंडिया, तो कहीं ना कहीं ये जो लोग है ना वो भारत पे अटैक करने आए, ठीक है। जब इनके पास खाने के दाने नहीं थे तो इन्होंने भारत पे आक्रमण किए। अब यहाँ पे जब इन्होंने आक्रमण किए, मान लो कि जैसा कोई गढ़ है, उसको जो दुश्मन है वो घेर के बैठा है, 5-7 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, वो कंटिन्यू गढ़ को घेर के बैठा है। और अपने जो अंदर होते थे अपने वाले आदमी, जब उनको लास्ट में लगता कि अब अपने पास खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी है, ठीक है, खाने के लिए अपने पास में अनाज नहीं बचा, पीने के लिए अपने पास में पानी नहीं बचा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई दुश्मन अटैक करता तो उसके आसपास के जितने गांव होते थे ना वो सारे गढ़ में शिफ्ट हो जाते थे। अब इतने हजारों लोगों का खाना पीना आप लंबे समय तक तो नहीं कर सकते, और 7-8 महीने तक वो उस गढ़ को घेर के बैठा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके पास में फिर 2 विकल्प रहेंगे। तो अपने राजस्थान वाले राजाओं के पास में भी 2 विकल्प होते थे उस स्थिति के अंदर। पहली तो ये कि उसकी अधीनता स्वीकार कर लो, वो जो चाहता है उसकी संधि या उसकी जो शर्तें उनको मान लिया जाए, और दूसरी जो है नहीं, लड़ेंगे और लड़ते हुए मरेंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन है उस पराजय की स्थिति में कि अब अपन जीत नहीं सकते, तो पहला तो ये कि अपन लड़ते हुए मरे और वीर गति को प्राप्त है और शहीद कहलाए, अपना जो इतिहास है वो मेंटेन उसी प्रकार रहना चाहिए जैसा कि पहले था। और दूसरा ऑप्शन की अधीनता स्वीकार कर ले, तो अधीनता स्वीकार करने वाला शब्द तो अपने राजस्थान में डिक्शनरी में ही नहीं था, है ना। सबने वो पुष्पा मूवी देख रखी थी, झुकेगा नहीं साला। तो फिर अपने वाले जो यहाँ के वीर पुरुष होते थे वो केसरिया पगड़ी धारण करते, सब व्हाइट कपड़े पहनते, मोचड़ियां पहनते, और अफीम का नशा करके, है ना, अमल का नशा करके, क्योंकि अफीम जो है वो कुछ समय तक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सिर कटे फिर भी धड़ लड़े, तो वो बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है ना। तो वो फिर तलवारें लेके और निकलते और दुश्मन फौज जो है, सामने वाली फौज से लड़ाई करते। और मैक्सिमम तो ऐसा ही होता था कि केसरिया करने गए जो पुरुष है वो कभी भी वापस उनके लौटने की संभावना नहीं होती थी, क्योंकि सामने वाले की फौज भारी है। इसके ऊपर कई जो विद्वान हैं उन्होंने कहा भी है कि राजस्थान के जो वीर पुरुष योद्धा हुए हैं उनको सिर्फ लड़ना आता था, उनको यह था कि यार हमें लड़ना है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना है। वो जीतने के लिए वो जीतना नहीं चाहते थे, रिजल्ट क्या होगा डजेंट मैटर, हमें तो लड़ाई करनी है, ठीक है। तभी तो अपने वीरों की भूमि कहलाता है राजस्थान, ठीक है। तो पराजय की स्थिति में पुरुषों द्वारा दुश्मन पे तलवार लेके टूट पड़ना, उसी को बताओ क्या कहते हैं, उसी को केसरिया कहते हैं। केसरिया कौन करते हैं? पुरुष। और यहाँ पे जो केसरिया, आप देखना, केसरिया पगड़ी इसलिए पहनते थे क्योंकि केसरिया जो रंग होता है ना वो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। हर रंग का अलग अलग महत्व है, वैसे अपने केसरिया जो कलर है ना वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जैसे कि अपने भारत के तिरंगा जो ध्वज है उसमें भी आपको सबसे ऊपर क्या दिखेगा? केसरिया। तो उसमें केसरिया का मतलब क्या है? त्याग और बलिदान अपने देश के प्रति। सफेद है तो वहां पे शांति, और जो ग्रीन वाला है तो उसका मतलब है कि खुशहाली, उन्नति, हरियाली, ऐसे अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे गुलाबी कलर होता है तो गुलाबी का मतलब होता है स्वागत और सेवा, सत्कार। अगर अपन किसी की जो है सत्कार करते हैं, सीटी ग्रेजुएशन वाले फोल्डर में नहीं है, मैं बोल दूंगा ना, उनको बोल दूंगा कि उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो केसरिया जो है ना रंग, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। आप फिर सुनना, अपने बॉलीवुड के अंदर खूब सारे गाने भी गाए जाते हैं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, है ना। तो उसमें भी वो कह रही है कि आपका जो प्रेम है वो केसरिया के जैसे है ना, क्योंकि केसरिया में क्या है? त्याग और बलिदान है। फिर आप देखना, अभी जो क्षेत्रीय युवक होते हैं राजपूत समाज के अंदर, वो जब शादी करने जाते हैं फिर भी वो क्या पहनते हैं? केसरिया पगड़ी पहनते हैं। तो उसका लॉजिक एक इस प्रकार का रहा है कि पहले ज्यादातर जो आक्रमण है ना वो शादियों के समय करते थे। अपने एक राजस्थानी कहावत है मारवाड़ में कि अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो भयंकर वाला, तो उसका ब्याह बिगाड़ दो, शादी बिगाड़ दो उसकी। तो जब भी अपने राजस्थान के कोई राजा महाराजा सामंत जागीरदार कहीं शादी करने जाते तो उनका दुश्मन शादी के समय ज्यादा अटैक किया करता था कि ब्याह बिगाड़ दो इनका। तो उनको ऐसा लगता है कि यार अपन शादी करने जा तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अपन लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए, इसलिए वो पहले ही केसरिया पगड़ी धारण करके जाते थे, साथ में तलवार ले जाते थे, तो उसका भी यही महत्व होता था। तो केसरिया होता है ये पुरुष करते हैं, ठीक है। अब
मान लीजिए क्या कि जो पुरुष केसरिया करने गए उनके लौटने की कोई भी संभावना नहीं है, फिर भी एक मैसेंजर होता था, ठीक है, और वो अंदर आके रानियों को कह देता कि जो पुरुष केसरिया करने गए हैं वो अब जीवित नहीं रहे, सारे लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया है। तो महिलाएं हालांकि जौहर की तैयारी पहले ही कर लेती थी, क्योंकि इधर से मैसेज आएगा फिर जौहर की तैयारी नहीं होगी, पहले ही जौहर की तैयारी करके बैठ जाती, और फिर एक हाथ में नारियल, एक आपके माला और अपने पति की कोई एक निशानी सेनानी लेके सारी सहेलियां अपने एक दूसरे से गले लग के और अंतिम विदाई लेती थी, अग्नि की ओर चली जाती थी, है ना, पवित्र। क्यों ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि जो दुश्मन जीत गए, अपने वाले जो पुरुष है रक्षा करने वाले, वो तो सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। अब जो ये तुर्क आक्रांता होते थे ना, इनका एक उद्देश्य और होता था, जो भी विदेशी आक्रांता थे, एक तो इनको अपना धन लूटना होता था और दूसरा यहाँ की महिलाएं लूटना होता था, क्योंकि उस बेल्ट में महिलाओं की भी कमी, पैसे की भी कमी। तो पैसा तो नो डाउट अब वो लूट ही लेंगे, खजाना उन्हीं का हाथ लगेगा, लेकिन महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं अपने धर्म और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती, क्योंकि सबसे पवित्र चीज अग्नि मानी जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जौहर कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है केसरिया और जौहर। अब ये जो 12.5 वाला झोल है ना, वो थोड़ा आप समझना, इस 12.5 वाले झोल में आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में अगर मैं केसरिया और जौहर की बात करूं और एक बार के लिए आप ना उस आधे को हटा दो, आधे को हटाओगे तो सर बोले 12 शाखे में, 12 शाखे मतलब वो दोनों में बराबर डिवाइड होंगे, क्योंकि शाखा तभी बनता है जब केसरिया और जौहर होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 12 तो हुए केसरिया और 12 हुए जौहर, और ये दोनों मिले तब क्या बना है, एक शाखा बना है। अब जो वो आधा वाला बच गया ना, तो वो आधा वाला जौहर नहीं हुआ था, वो आधा वाला केसरिया हुआ था, जैसलमेर के अंदर जो हुआ था, क्योंकि जो पुरुष केसरिया करने गए थे उन्होंने अगले वालों को भी भगा दिया, तो फिर महिलाओं ने जौहर उसमें नहीं किया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि केसरिया तो कितने 12 + 1 है, और जौहर सिर्फ कितने, तो अपने 12 है। फिर अपन देखें कि शाखों की संख्या कितनी है एग्जैक्टली, तो आप ये याद रखना 12.5, दिमाग में फिट ही कर लेना। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब चलो, जो 12.5 शाखें हैं उसमें मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अपना चित्तौड़गढ़ में अपना 3 हुए, चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए, 3। आपके 1303 में, 1534 में और 1568 के अंदर। वो जो इनकी सन 1 है, डेट वेट, वो अपन उधर राजवंशों में या फिर जब गढ़ पढ़ेंगे दुर्ग वहां लिखेंगे, अभी अपने याद रखना, इधर ज्यादा कंजस्टेड नहीं करना। चित्तौड़गढ़ में कितने हुए, 3 हुए। उसके बाद में आओ आप सिवाना, बाड़मेर, सिवाना के अंदर शाखे हुए थे 2, कितने हुए थे, 2 हुए थे। एक तो आपकी 1308 में हुआ था और एक 1589 के अंदर हुआ था। जालोर के अंदर 1311, जानते ही हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, एक ही हुआ था जालोर, उसके बाद में जालोर में नहीं हुए थे। उसके बाद में आ जाओ गागरोन, झालावाड़, यहाँ पे 2 हुए थे, एक 1423 में हुआ था, एक 1444 में हुआ था, गागरोन में 2। एक रणथंबोर में हुआ है 1 शाखा, कब हुआ है, राणा हमीरदेव चौहान के समय 1301 के अंदर, राजस्थान का पहला शाखा वही माना जाता है, ठीक है। और फिर आपके एक बज गया भटनेर, हनुमानगढ़ भटनेर, यहां पर भी एक ही हुआ, अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो तो, क्योंकि शाखे में या जब जौहर होता था तो उसमें ओनली हिंदू महिलाएं जौहर किया करती थी, अपने थे ही खैर हिंदू ही, मुस्लिम महिलाएं जौहर नहीं किया करती थी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 1398 में जब भटनेर के राजा थे दूलचंद भाटी और आक्रमण करता था तैमूर लंग, उसका इतना भयंकर आक्रमण था कि उस आक्रमण में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर कर लिया था, तो वो भटनेर था। और फिर आपके बच गए जैसलमेर वाले, सोनारगढ़, जैसलमेर का सोनारगढ़, और उसमें कितने हुए थे, 2.5 शाखे हुए थे, कितने हुए थे, 2.5। तो इनको आप काउंट कर लो बोली, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 और 2.5 12.5। ये प्लीज आप इसको यहीं पे याद कर लेना, यहाँ 12.5 होते हैं, क्योंकि आप लोग इसकी कैलकुलेशन अगर वहां बिठाने की कोशिश करोगे परीक्षा में तो आपकी कैलकुलेशन 9:30 10:30 पे जाके अटक जाएगी, मुझे पता है भूल जाओगे। इसलिए शॉर्टली दिमाग में याद रखना है कि राजस्थान में कुल कितने शाखे हुए, तो 12.5। वही अगर अपन बात करें कि प्रथम शाखा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप जानते ही होंगे, राजस्थान का जो प्रथम शाखा था वो 1301 में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो रणथंबोर के अंदर, हमीरदेव चौहान वहां के शासक थे और आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी। फिर अपन पढ़ते हैं कि जो जौहर थे वो मैक्सिमम तो अग्नि जौहर होते थे,
लेकिन एकमात्र जल जौहर, एकमात्र जल जौहर तो वो अपने रणथंभौर के अंदर हुआ था। किसने किया था? देवलदे ने किया था। कौन थी देवलदे? हमीर देव चौहान की पत्नी, पुत्री थी, सॉरी पुत्री, पत्नी का नाम तो रंगदेवी था और पुत्री कौन थी? देवलदे। और देवलदे ने ये कहां पे किया था? तो अपने रणथंभौर के अंदर एक तालाब पड़ता पद्मा। कौन सा तालाब है? पद्मा। उस पद्मा तालाब के अंदर कूद गई थी। क्यों कूद गई थी? ऐसा क्या कारण था? और एग्जैक्टली जिस दिन शाखा हुआ था, जिस दिन आपके केसरिया और जौहर हुए थे, उसके एक दिन पहले की बात है। ऐसा कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी पूरे गढ़ को घेर के बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर को जीत नहीं पा रहा था, तो उसने हमीरदेव चौहान के दो सेनापति रणमल और रतिपाल, उनको अपनी तरफ मिला लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको लालच देकर और जो रणथंभौर दुर्ग के जो अनाज भंडार थे या जो पानी के तालाब थे, पोंड वोंड, उनमें गाय का खून, गाय के मांस, गाय की हड्डियां पटक दी थी। इसलिए हिंदू लोग तो उनका सेवन कभी कर नहीं सकते। और जैसे ही ये चीज हमीरदेव चौहान को पता चली तो हमीरदेव चौहान अपना जो कक्ष था, उनका कमरा था, उसका गेट बंद करके बैठ गए अंदर। लोगों में अपना तफरी मचावी, लेकिन जब तक राजा का आदेश नहीं आएगा तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतनी किसने अपनी माँ का दूध पिया जो जाके हमीरदेव चौहान को कहेगी आप क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी चिंता का विषय, बस आपस में गुसर बुसर कर रहे। लेकिन हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी वो वहां चल के आती है, गेट खोलती है और अपने पति को कहती है कि एक काम करो, दुश्मन तो गेट पे खड़ा है और आप कमरा बंद करके अंदर बैठे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। लो मेरी वाली चूड़ियां लो, आप ये तलवार आप मेरे को दो, मैं लड़ने जाती हूँ और आप मेरी वाली चूड़ियां लो। हमीरदेव चौहान को फिर गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं लड़ने से आज डरूं न काल। मैंने जो कार्य किए थे उससे मुझे पता था कि एक न एक दिन ऐसा काम तो होना ही है, लेकिन मेरे पास चिंता का विषय यह है, मैं सोचने के लिए मजबूर इसलिए हो रहा हूं कि मेरी एक बेटी है, बेटी का नाम क्या है? देवलदे। और देवलदे की भी शादी भी नहीं हुई और कंवारी लड़कियां जौहर के अंदर भाग नहीं ले सकती है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं मेरी पुत्री का विवाह कहीं अन्यत्र करवा देता और विवाह हो जाता तो वो सती भी हो सकती थी या अपने पति के साथ जा भी सकती थी। अब उस समय तो रंग देवी भी इमोशनल हो गई। अब बात तो वाजिब है क्या किया जाए? ये बात ऐसा कहते हैं कि उस देवलदे ने सुन ली थी, शायद वही उस कक्ष के नजदीक होगी, और ये बात उसने सुन ली थी देवलदे ने कि मेरे पापा लड़ने नहीं जा रहे हैं, उसका कारण मैं हूं। तो वो जाती है, एक महल के ऊपर चढ़ती है और वहां से जंप कर जाती है। कौन से तालाब में? पद्मा तालाब में। इसलिए हम पढ़ते हैं कि एकमात्र जल जौहर किसने किया था? देवलदे ने, जो पद्मा तालाब के अंदर। ठीक है ना? तो ये मोटा मोटा आपके शाखा कितने हुए? 12.5। पहला शाखा 1301 में हुआ था रणथंभौर के अंदर। केसरिया पुरुष करते हैं, महिलाएं जौहर करती है ना? केसरिया कलर त्याग और बलिदान का प्रतीक। एकमात्र जल जौहर आपके देवलदे पद्मा तालाब में हुआ था। ये हुए थे ये। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपको ये बताना है कि राजस्थान का अंतिम शाखा कौन सा था? फर्स्ट तो मैंने बता दिया, आपको बताना है राजस्थान का अंतिम शाखा कौन सा था। ये आपको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करना है। पता कहां से चलेगा? जब आप लोग वो देख लोगे। एक मिनट में आपके कमेंट देख लेता हूं। हाँ, एकमात्र जल जौहर समझा तो दिया अच्छे से क्या संगीता जी? जल जौहर रणथंभौर में हुआ था। पद्मा तालाब के अंदर कूद गई थी ये देवलदे। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया शाखा में दो चीजें थी, केसरिया और जौहर। अब अगला जो है ना वो थोड़ा इंपोर्टेंटली है, उसको थोड़ा ढंग से देखना। एक होता है सती प्रथा, ये दूसरी प्रथा चल रही है अपने। एक शाखा पढ़ लिया हमने और एक बताओ क्या होता है, क्या होती है? सती प्रथा। अब देखिएगा ये जो हम प्रथाएं पढ़ रहे हैं तो इनमें कई प्रथाएं तो सही है और कई गलत है। जो गलत है उनको आप कुप्रथा नाम दे सकते हो। जैसे सती प्रथा तो एक प्रकार की क्या है? एक कुप्रथा है। कन्या वध जो था वो क्या था? एक प्रकार की कुप्रथा था। तो सती प्रथा में देखो होता है क्या, पहले तो जैसे कुछ इसके और नाम है सती प्रथा के, इसको सहगमन भी कहते हैं, इसका एक नाम सहमरण भी है, या इनको एक नाम से और जानते हैं अनवारोहण, या जैसे एक होता है अनुमरण। तो ये अपने सती प्रथा के कुछ नाम है, नॉर्मली याद रखना।
है ना। बाकी वैसे आता तो एग्जाम में सती प्रथा ही, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेना कि ये सती प्रथा के नाम भी है। सती प्रथा क्या होती है? बड़ी सिंपल चीज, शायद मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आपको पता है। जैसे आपके, मैं अगर 3 भागों में इसको बांटूं, जैसे अपन कोई भी काल पढ़ते हैं तो उसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राचीन काल हो गया सर, एक हो गया मध्य काल, और एक हो गया आपके आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो होता क्या था, मान लीजिए कोई पुरुष है और उस पुरुष की मौत हो गई, युद्धजीवी समाज रहा अपना यहाँ पे, और युद्ध जब लड़ने जाते थे तो युद्ध लड़ते हुए वीरगति को या और भी कोई कारण जिसकी वजह से अपनी मौत हो गई, तो पुरुष की चिता के साथ में उसकी पत्नी होती थी ना, उसको भी जलाते थे। तो पुरुष के साथ में उसकी पत्नी का जिंदा जल जाना, ये क्या कहलाता है? सती प्रथा। आप जानते ही हो इसमें क्या डिफिनेशन में बताना। हाँ लेकिन जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में ये जो प्रथा है ना, इसको सर्वोच्च बलिदान मानते थे। सती प्रथा को प्राचीन काल में क्या मानते थे? सर्वोच्च बलिदान। कि सबसे बड़ा जो बलिदान है ना वो ये है कि एक महिला जब अपने पति के साथ में चिता में जल के राख हो जाती है। मध्य काल में आते आते यही चीज है ना बोझ बन गई समाज पर। कैसे सर? प्राचीन काल में तो चलो ठीक है, महिलाएं अपनी स्वेच्छा से अपने पति के साथ सती हो जाती थी, लेकिन फिर जो परंपरा चली आ रही है सालों से उसको निभाने के लिए, और सबसे मोटी प्रॉब्लम ये कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो जब कोई महिला नहीं भी चाह रही है सती होना, फिर भी अपने समाज में लोक लज्जा से डरते हुए, और जो परिवार के लोग होते थे वो अपनी बहू को अपने बेटे के साथ में जला देते थे। तो यहाँ पे ये बोझ पड़ गई थी। और आधुनिक काल में तो आते, पता ही आप कि आधुनिक काल में तो आते आते इसको क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछ ले, मान लो कि सती प्रथा को सर्वोच्च बलिदान की प्रथा कौन से काल में मानते थे? तो प्राचीन काल में। मध्य काल में वही बात है ना कि समाज में इज्जत रखनी है तो होना ही पड़ेगा, तो एक तरीके से बोझ था। और आधुनिक काल में आते आते इसको क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, तो पति की चिता में जिंदा जल जाना सती प्रथा कहलाती, नॉर्मल सी चीज है। अब देखो इसके कुछ नाम है, सहगमन, सहमरण, अन्वारोहण और अनुमरण। इनमें तो जैसे कुछ है नहीं, ये तो जैसे एक जैसे मान लो आप सहगमन, सहमरण, अन्वारोहण, मुझे नहीं लगता याद भी करने में कोई दिक्कत होगा। गमन, सहगमन साथ में चले जाना पति के, सहमरण साथ में, अन्वारोहण। एक आता अनुमरण, इसको आप देखना, ये थोड़ा सा इनमें हट के। अनुमरण तो है तो एक तरीके की सती प्रथा। इसमें होता क्या है, मान लीजिए पति जो है, उस पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो गई, पति की मृत्यु कहां हो गई? कोई अन्य जगह पे हो गई। ठीक है, पति की मृत्यु कहीं अन्य जगह हो गई। अब उसकी जो डेथ बॉडी है वो घर पे नहीं आ सकी, बाकी अपने आसपास में या घर में हुई तो डेथ बॉडी पास में रहेगी, लेकिन उसकी पति की मृत्यु कहीं अन्य जगह पे हो गई और उसका जो शव है ना, शव, डेथ बॉडी जो है वो घर पे नहीं आ पाया, शव नहीं आ पाया। तो उस स्थिति में जो उसकी पत्नी होती थी वो अपने पति की कोई निशानी, कोई सेनानी के साथ में जो है वो सती हो जाती थी, चिता के अंदर बैठ जाती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बलिदान माना जाता था। एक तो पति आपके साथ में जल रहा है, तो एक चलो एक तो कुप्रथा थी, लेकिन एक मोटिवेशन तो रहेगा कि हाँ ये अपने साथ में। अब पति की डेथ कहीं और हो गई, उनकी निशानी के साथ में, उनकी कोई सेनानी के साथ में, आप जिंदे जल रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्पण होगा ये। इसलिए ऐसा करने वाली जो महिलाएं होती थी कि पति की निशानी या पति की सेनानी के साथ में वो सती हो जाती थी, उनको महासती का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना आप, सती में भी वो क्या है? महासती का दर्जा दिया गया है। और यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, एक तो होता है महासती, एक होता है मां सती। एक तो होता है महासती, एक क्या होता है? मां सती। तो मां सती का मतलब सिंपल सा है, अगर कोई माता अपने पुत्र के साथ सती हो जाए, जैसे पुत्र की मृत्यु हो जाए और मम्मी अपने बेटे के साथ सती हो रही, तो वो मां सती है। ठीक है, और पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो जाने पे, शव नहीं आने पे, उसकी कोई निशानी के साथ सती हो जाना, तो अनुमरण है। ऐसी महिलाओं को क्या कहते थे? महासती, क्योंकि ये एक सर्वोच्च बलिदान रहता। तो वो थोड़ा सा आप इसमें अनुमरण के अंदर देख लेना। और साथियों, सती होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि आज दुनिया में जो सबसे बड़ा दर्द क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है जिंदा जल जाना। आज मान लो अपन कहीं खाना खा रहे होते हैं, रोटी फुली हुई है और उसके हल्का सा कोई छेद हो गया,
उसकी भाप से अपने 3 मिनट तक सांस नहीं लेते हैं। और जब पता है कि सामने मौत खड़ी है, सामने अग्नि में जलना है, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द माना गया है कि किसी व्यक्ति के जिंदा जलना, किसमें? अग्नि के अंदर, वो महिलाएं झेलती थी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दर्द माना गया जब एक महिला अपने पुत्र को जन्म देती है, तो उस समय जो पीड़ा होती है, अपन मानते भी है कि जब महिला ने किसी संतान को जन्म दी तो वो उसका भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म होता है, वो मौत के मुंह से बाहर निकल के आती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा दर्द है ना, वो होता है लवेरिया। अगर किसी से ब्रेकअप हो गया काला कालची का, तो उस समय जो फिर वो गाने चलते हैं, है ना, जीता था जिसके लिए, तो वो तीसरा सबसे बड़ा हर्टली दर्द माना जाता है ना। तो ये अपने सती प्रथा के बारे में मैंने आपको नॉर्मल सी कुछ चीजें बताई, है ना। अब इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि इस प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? सर्वप्रथम इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था? क्योंकि मध्यकाल में आपको पता है मुस्लिम सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत मुस्लिमों का राज था। तो सबसे पहले इसके ऊपर पहला मुस्लिम शासक जिसने इसको सती प्रथा को बंद करने की कोशिश की थी वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये आप थोड़ा सा माइंड के अंदर रखना भैया ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले भारत में इस प्रथा को बैन कर दिया। लेकिन मानते कौन थे पता है? कोई नहीं मानता था। अपने बार राजस्थान वाले कहते हो बावली बुंगल तेरा काम कर, तो दिल्ली बैठा है ना, वहां तक ही है तेरी, इधर इधर कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप, सती प्रथा है ना अपने राजस्थान में केवल राजपूत समाज में प्रचलित थी। सती प्रथा राजस्थान में केवल बताओ किस में थी? राजपूतों में प्रचलित थी, बाकी समाज में प्रचलित नहीं थी। ये ध्यान रखना आप। केवल कौन से समाज में प्रचलित थी? राजपूत। और वैसे देखा जाए तो ये प्रथा प्रॉपरली आपके साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है ना, और बंगाल के जो ब्राह्मण थे, है ना, तो सती प्रथा पूछ ले आपको कहां कहां प्रचलित थी। एक तो बंगाल के ब्राह्मणों में प्रचलित थी और राजस्थान के राजपूतों के अंदर। राजस्थान में बाकी समाज में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। और प्रॉपरली इसका जो वास्तविक रूप था वो कहां था? तो आपके बंगाल में कौन से समाज में? ब्राह्मण समाज में। अब आप कहोगे सर आप इतनी मोटी मोटी बातें तो कर रहे हो, है ना, इधर टाइम खराब कर दिया हमारा 5-7 मिनट, तो इसका कुछ प्रमाण भी है कि नहीं आपके पास, या यूं ही बातें किए जा रहे हो? प्रमाण कहां मिलेगा? मान लीजिए कोई अभिलेख है भाई, आज हम हिस्ट्री में जो भी चीजें पढ़ते हैं तो वो किसी के मन से नहीं बनाई हुई, इस चीज का ध्यान रखना। उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स रहा है, कोई बुक्स के अंदर मिला है या किसी शिलालेख अभिलेख के अंदर मिला है। तो ऐसे कौन कौन से अभिलेख है जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है? तो ऐसे 2 अभिलेख भाई ध्यान रखना। एक तो है एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। यह आपके 510 ईस्वी का है। एरण अभिलेख बताओ कब का है? 510 ईस्वी का। तो आप देखो बात वही आ गई, प्राचीन काल वाली। और इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि एक पुरुष था जिसका नाम था गोपराज, कोई सेनापति था, है ना, और उसका नाम क्या था? गोपराज, सेनापति गोपराज। वो हूणों से लड़ता हुआ मारा गया। बताओ सेनापति गोपराज किससे लड़ता हुआ मारा गया? हूणों से लड़ता हुआ मारा गया। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी पत्नी जो है ना उसके साथ में सती हुई थी। और उस अभिलेख में बाकायदा लिख रखा है कि इनकी पत्नी ने सर्वोच्च बलिदान दिया, क्योंकि प्राचीन काल में सती प्रथा जो है वो सर्वोच्च बलिदान थी। तो उसमें हालांकि महिला का नाम नहीं मिलता, आप ध्यान रखना आप, इसलिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ इतना ही लिखा है, सेनापति गोपराज की पत्नी थी जो इनके साथ में सती हो गई थी और ये होणों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। एरन अभिलेख कहाँ है सर? एमपी के अंदर। कहाँ पे? एमपी में। और ये जो अभिलेख है ना इसमें भारत की प्रथम सती महिला की जानकारी है ना। एरन अभिलेख में क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि इसमें भारत में प्रथम सती महिला की जानकारी है। भारत में प्रथम सती महिला की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? एरन अभिलेख, जो कब का है? 510 का है। और सेनापति गोपराज की कोई पत्नी थी। फिर अपने इधर आ जाओ, इधर आप सर राजस्थान में प्रथम सती महिला कौन थी? राजस्थान में प्रथम सती महिला जिसकी जानकारी भी किसी न किसी अभिलेख में तो मिली होगी। अगर आपने राजस्थान के अभिलेख शिलालेख वाला टॉपिक पढ़ रखा है, आपने पढ़ा होगा एक घटियाला अभिलेख।
जैसे जोधपुर के पास में एक गांव है, गांव का नाम है गठियाला, इसलिए अभिलेख का नाम भी बताओ क्या, गठियाला अभिलेख। ऐसा कहते हैं कि मंडोर पर गुजर प्रतिहारों का राज था और एक राजा हुआ था कुकुक, राजा का नाम क्या था, कुकुक। उस कुकुक ने ये लिखवाया था, 861 ईस्वी का है ये। अब का है 861 ईस्वी का। और गुजर प्रतिहार वंश का राजा का नाम बताओ क्या था, कुकुक था, कुकुक, उसने ये लिखवाया था, उसके समय का ये गठियाला अभिलेख। इस गठियाला अभिलेख में लिखा हुआ है कि राजस्थान की जो प्रथम महिला है उसका नाम था संपत देवी। बताओ क्या नाम था, संपत देवी। संपत देवी किसकी पत्नी थी, वाइफ ऑफ रेणुका, हस्बैंड का नाम क्या था बताओ, रेणुका। तो ये आप नॉर्मली ध्यान रखना, और भले ही आपको ये एरण अभिलेख याद रहे कि नहीं रहे, गठियाला जरूर याद रख लेना। और इसको आप ऐसा याद कर लेना कि सती प्रथा एक घटिया प्रथा थी, है ना, तो घटिया से अपने गठियाला अभिलेख ऐसे याद कर ले, मतलब याद करना है जैसे तैसे, ठीक है। तो राजस्थान की प्रथम सती महिला की जानकारी गठियाला अभिलेख में मिलती है, जिसका नाम संपत देवी वाइफ ऑफ रेणुका थी। और भारत की प्रथम सती महिला की जानकारी एरण अभिलेख एमपी से मिलती है, जो 510 का है, और उसमें कोई सेनापति गोपराज की वो पत्नी थी जो ये हूणों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, वो उसके बाद में साथ में उसके सती हो गई थी, ठीक है। और ऐसे याद कर लेना, घटिया प्रथा थी, गठियाला अभिलेख। अब आते हैं अपन थोड़ा सा आगे कि सर भारत में इस प्रथा को बैन करने का जो प्रयास है वो किस किस ने किया था। दोनों इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, भारत का भी और राजस्थान का भी। तो इस प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध, भारत की अपन बात करें तो इस प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध जो है वो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। ये तो कुछ रटी रटाई सी चीजें हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, और सर पता है हमें, क्यों बता रहे हो। एक तो था राजा राम मोहन राय, समाज सेवी थे ये, राजा राम मोहन राय। नाम तो मोहन राय था, लेकिन जब इन्होंने अच्छे कार्य किए थे तो अकबर सेकंड था, उसने इनको उपाधि दी थी राजा राम की, और ये क्या हो गए थे, राजा राम मोहन राय। ऐसा कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने अपने बचपन में ऐसी घटना देखी थी, इनके बड़े भाई साहब थे अपने परिवार के अंदर, और इनके भैया की डेथ हो गई थी, तो इनकी भाभी उनके साथ में सती हुई थी। राजा राम मोहन राय ये ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल के ब्राह्मणों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित थी। कम एज में इनके भैया की डेथ हो गई थी, तो भाभी भी कम एज में थी, और इनकी भाभी सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसे भांग पिलाकर, गांजा पिलाकर, अफीम चटा के, उसको नशे में एकदम टुल करके, और फिर भी वो चाहती थी कि मैं सती नहीं हूं, लेकिन फिर भी समाज में लाज लज्जा से डरने के लिए इनके परिवार वाले उनको जबरदस्ती उनके साथ में चिता में जंदी जला देते हैं, ठीक है। और जब कोई महिला ऐसा विरोध करने लगती है तो बेटे सती माता की जय ढोल ढमके उसकी आवाज को आगे नहीं बढ़ने देते, पता है। तो राजा राममोहन राय ने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़ा होके और तो कुछ करूं कि नहीं करूं, इस प्रथा को जरूर बंद करूंगा। सही, बड़ा होकर मेरे से सीईटी भी क्लियर नहीं और डजंट मैटर, ये प्रथा को तो मैं जरूर बंद करूंगा। तो एक तो राजा राममोहन राय, और राजा राममोहन राय के साथ में उस समय जो अपने गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उस समय जो लाड साहब थे ना, अपने लाड साहब, वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अपने गांव में कहते हैं ना, तू कहीं लाड साहब है कि, तो वो लाड साहब यही था। अपने को पता था कि यार अंग्रेजों में कोई जो बड़ा अधिकारी है उसको लाड लाड तो कहते हैं, और वो अपने आते आते तू कहीं लाड साहब है कि। भाई जब भी अपने कोई किसी से हाथापाई हो जाती है तो अपन कहते हैं तू क्या कलेक्टर है क्या, तू इतना बड़ा है तो तू क्या लाड साहब है क्या। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय, इन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का जो है वो प्रयास किया था। लेकिन साथियों ध्यान से सुनना, एक इतनी बड़ी सामाजिक प्रथा जो इतने लंबे समय से चली आ रही है, इसको आप इजी वे के अंदर नहीं बंद कर सकते। तो इन दोनों ने मिलके, राजा राममोहन राय ने और विलियम बेंटिंग ने मिलके, सबसे पहले ध्यान से सुनना, आप ये मत कह देना सर आप गलत लिखवा रहे हो, 1828 ईस्वी में इसको सबसे पहले 4 प्रांतों में बैन किया था। दक्षिण भारत के कितने प्रांतों में, 4 प्रांतों में इसको बंद किया था। 4 में क्यों किया था, रिजल्ट देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए। मान लो कोई मूवी आती है तो मूवी के पहले उसका ट्रेलर आता है, और ट्रेलर में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि फिल्म कैसे रहने वाली है ना, मूवी कैसे रहने वाली। तो वही इधर है कि 1828 के 4 प्रांतों में बैन किया, अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ अब बंद करेंगे इसको। तो फाइनली फिर इन्होंने दोनों ने मिलके और
4 दिसंबर 1829, यही पढ़ते हो आप लोग कि 1829 में राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। एग्जैक्टली डेट थी 4 दिसंबर 1828। और इसमें आप थोड़ा जरूर याद रख लेना कि सती प्रथा को एक्ट 17 के तहत बंद किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? एक्ट 17 के तहत। मुझे आज भी पता है, यह प्रश्न परीक्षाओं में आता है। अपन ये तो याद कर लेते हैं, राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 4 दिसंबर 1829। ध्यान रखना, धारा जो धारा थी ना वो कौन सी थी? 17वीं धारा के तहत जो है इसको बंद कर दिया। इसको ऐसे याद कर लेना, सती प्रथा में महिलाओं को खतरा होता है, तो खतरा से 17 हो गया। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि पहले इसको 4 प्रांतों में बैन किया था, फिर अच्छा सपोर्ट मिला तो 1829 में सब जगह प्रतिबंध कर दिया था। अब ये तो बोले सर आपने भारत की बात कर दी, लेकिन राजस्थान पे तो आओ, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है? राजस्थान में प्रचलित रीति रिवाज और प्रथाएं। तो राजस्थान में जो है वो कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने इसको बंद करने की कोशिश की थी? ठीक है, देखिएगा, राजस्थान में सती प्रथा पर प्रतिबंध, राजस्थान में सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो वो किस किस ने लगाया था वो देखो एक बार अपन देख लेते हैं। राजस्थान में सती प्रथा पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था बूंदी ने। बताओ सबसे पहले किसने लगाया था? बूंदी ने। कब लगाया था सर? 1822 में लगा दिया था। कब लगा दिया था? 1822 के अंदर। कोई बूंदी के राजा थे विष्णु सिंह। बूंदी के राजा का नाम क्या था? विष्णु सिंह। आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़े होंगे या हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो संधियां हुई थी 1817 से 1823, तो उसमें बूंदी अंग्रेजों के साथ संधि करता है 10 फरवरी 1818 के दिन, 10 फरवरी 1818। तो उस समय बूंदी के राजा कौन होते? विष्णु सिंह। तो 1818 या 1822, तो सबसे पहले बूंदी। तो आप कहोगे सर फिर क्या बूंदी ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग से भी पहले कर दिया था? हाँ, 29 में किया था, इन्होंने पहले अलग कर दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जो अधिकार है वो केवल बंगाल तक था, इधर तक नहीं था। अपने वाले तो वैसे ही नहीं मानते थे। बूंदी अपने यहाँ पे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी सबका अलग अलग संविधान है, सबकी अलग अलग कानून व्यवस्था है। तो राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था तो वो आपके बूंदी थी। ठीक है, और बूंदी के बाद में दूसरी जो रियासत जिसने इस प्रथा पे बैन किया था वो थी अलवर। अलवर ने ऐसा कहते हैं कि 1830 में बैन कर दिया था। उसके बाद में तीसरी रियासत जिसने इस प्रथा को बैन किया था वो आपके जयपुर थी, है ना? जयपुर 1844 में जयपुर ने बंद किया था 1844 में। ऐसे कहते हैं कि जयपुर के कोई अंग्रेज अधिकारी थे उस समय जिनका नाम था जॉन लुडलो। ये नाम आप याद कर लेना। जयपुर में जितनी भी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं प्रचलित है, उन सबको बंद करने में इसका योगदान रहेगा जॉन लुडलो का। जॉन लुडलो बंद करता है उनका, तो जयपुर ने जॉन लुडलो 1844 में बंद कर दी। फिर एक साथ 3 रियासतों ने इसको बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया इस पे। कौन कौन सी 3 रियासत है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन्होंने 1846 में बंद कर दिया था इसको, या इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके 2 साल बाद जयपुर वालों ने, कोटा वालों ने कहा हम क्यों पीछे रहे भाई, सॉरी जोधपुर, है ना? जोधपुर के राजा और कोटा के राजा ने कहा कि तुम जब सही कर रहे हो तो सही कर रहे होंगे, चलो हम भी क्या कर देते, बंद कर देते हैं। तो 1848 में इन्होंने बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इस पे। और सबसे लास्ट में उदयपुर प्रतिबंध लगाया था सती प्रथा पे। सबसे लास्ट में प्रतिबंध किसने लगाया था? उदयपुर ने। कब लगाया था? 1860 में। अपने उदयपुर के एक महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने लगाया था। लेकिन विडंबना ऐसी रही कि स्वरूप सिंह की मृत्यु के बाद उन्हीं की रानी अंजाबाई उनके साथ सती हो गई थी, है ना? तो ये मोटा मोटा इसमें भी ना टाबरो अपने दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना। तुम तो मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि सर पहली रियासत जिसने बैन लगाया था वो बूंदी थी, 1822 में लगाया था, विष्णु सिंह था। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है एक चीज है ना, अभी हाईलाइट है, देखो मैंने इधर लगा भी रखा होगा। एक चीज है ना अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट, ये वाली आज ही का अखबार है, ये आज ही का न्यूज़पेपर है 10 अक्टूबर 2024। यहां लिखा हुआ देखो, आज का दैनिक भास्कर में आया बाकायदा, चर्चित दिवराड़ा सती मामले के 8 आरोपी बरी, पुलिस जांच में
घटना का जिक्र ही नहीं, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई मामला हुआ था देवराड़ा देवराड़ा। चलो बताता हूं मैं आपको अच्छे से, ये मामला क्या था। आपसे कोई पूछ लेगा राजस्थान की अंतिम सती महिला कौन थी, नाम बताओ। राजस्थान की अंतिम सती महिला, सबसे लास्ट में जो हुई थी। वैसे आप ध्यान रखना, ये सती प्रथा इतनी इजी वे में बंद नहीं हुई थी। इवन जब अपन आजाद हो गए थे ना, उसके बाद में भी 22 से 23 मामले देखे गए थे, है ना। लेकिन अंतिम जिसके बाद में फिर कोई हुई नहीं, तो वो कौन सा था, उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का नाम था रूप कंवर शेखावत। महिला का नाम बताओ क्या था? रूप कंवर शेखावत। किन किन की वाइफ थी ये? हस्बैंड का नाम क्या था इनके? माल सिंह शेखावत। माल सिंह शेखावत। कहां की घटना है सर? तो ये जो घटना है थी वो आपके सीकर जिले में गांव पड़ता है दिवराड़ा। सॉरी, सीकर में नहीं रहा, अब नीम का थाना में आ गया। बताओ गांव का नाम क्या है? दिवराला। और दिवराड़ा जो पहले सीकर में था, अभी नए वाले जिले में कहा गया नीम का थाना। यहां पर यह घटना घटित हुई थी। कब हुई थी सर? एग्जैक्टली तो मैं कहूंगा 4 सितंबर 1987। 87, हाँ 4 सितंबर 1987, दिवराड़ा नीम का थाना। और सती होने वाली महिला रूप कंवर शेखावत, वाइफ ऑफ माल सिंह शेखावत। बताता हूं मैं आपको क्या घटना थी। ऐसा कहते हैं कि माल सिंह शेखावत जो दिवराड़ा गांव के थे, उनकी शादी रूप कंवर की जो फैमिली वो जयपुर के अंदर रहती थी। शादी हुई थी मुश्किल से 8-9 महीने हुए होंगे, और उन 8-9 महीनों के दौरान रूप कंवर मुश्किल से 15 या 20 दिन अपने सासरे रही होगी क्योंकि कोई ज्यादा दूर नहीं है, यूं जयपुर दिवराड़ा घंटा 1.5-2 घंटे का मामला पास में, तो अपने वहां पियर ही रहती थी ये। बाद में पता चला कि माल सिंह शेखावत एक बहुत बड़ी बीमारी से, जिसका कोई इलाज नहीं है, ग्रसित है। लेकिन राजपूत समाज में एक बार जब नाता बंध गया, आपका रिश्ता हो चुका है, उसके बाद में कुछ नहीं होता। कोई तो कहते हैं कि इनके पेट में कोई बीमारी थी, कोई कहते हैं कि ये उस जमाने में इतने इंटेलिजेंट थे, उस जमाने में उन्होंने MSc जैसी डिग्रियां प्राप्त कर रखी थी। हो सकता है कि इनके ब्रेन ट्यूमर हो गया था। ब्रेन ट्यूमर मतलब माथे में गांठ। अगर आप ज्यादा यूं टेंशन लेकर स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो माथे में गांठ हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, आपके ब्रेन ट्यूमर छोड़ के ब्रेन का टीबी नहीं होगा। वो टेंशन लेके, और फिर जो पढ़ते हैं, पढ़ना भी पड़ता है, तब होती है ना। तो ऐसा कुछ हो गया था और इनकी डेथ हो गई माल सिंह शेखावत की। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी भी इनके घर पे ही थी, और ऐसा कहते हैं कि सारे धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग आने लगे, इनके रिश्तेदार वगैरह आए। और जैसे ही ऐसा कहते हैं कि रूप कंवर शेखावत बाहर आती है अपने, और अपने जो समाज के लोग थे उनको कहती है कि मैं मेरे पति के साथ में सती होंगी। तो समाज के लोग जो है वो कहे यार ये क्या है, सती प्रथा को बंद हुए कई साल हो गए, कई साल तो हमें स्वतंत्र होते हुए हो गए, ठीक है 1947 से 87, 40-50 साल तो हमें आजाद हुए हो गए, और अभी भी ऐसे नहीं। बोलो मैं तो होंगी। घर वालों ने सोचा रहे कोई चेड़ा वेड़ा लग गया होगा, इसको कमरे में बंद करो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो कमरे में बंद कर दिया, बाकायदा कुंडा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, खिड़कियां सारी बंद कर दी। और जैसे ही माल सिंह शेखावत की डेथ बॉडी को, इनके शव को वहां से उठाने लगे थे, ऐसा कहते हैं दिवराड़ा गांव में एक भयंकर तूफान आया था, और जो खिड़कियां थी वो अपने आप खुल जाती है, घर के बर्तन भांडे वो यूं हलने लगते हैं, और गेट जो था वो अपने आप उसके कुंदा खुल जाता है, ताला टूट जाता है। फिर घर के लोगों ने भी ये मान लिया था कि ये कोई चमत्कारी शक्ति है, अगर इसको सती नहीं होने दिया तो हो सकता है अपने साथ कुछ गलत हो जाए। तो घर वाले मान गए, और रूप कंवर शेखावत जो है वो अपने पति के साथ जाती है और सती हो जाती है उनके चिता के अंदर। आप गूगल पे देखना, जैसे आपको खूब सारी फोटो में भी मिल जाएगी। आज का जो ये न्यूज़पेपर है उसमें क्लिप है, देखो ये थी, अगर आपको दिख रही हो तो ना, ये रूप कंवर शेखावत थे, और उनके जो पति है ना ये माल सिंह थे। हालांकि ये मैं जो है PDF के अंदर डाल दूंगा, तो उधर देखना, आज का ही मामला है, ये आज ही के अंदर न्यूज़पेपर में आया, और हाईलाइट है अभी, इसलिए हो सकता है कि आपके परीक्षा में पूछ ली भी जाए, है ना। तो फिर ये वहां पे सती हो गई अपने पति के साथ। आप गूगल पे देखना गाल के, तो माल सिंह शेखावत लेटे हैं, और उनके सर को इन्होंने अपने गोद में रख रखा है, और फिर इनके चिता लगा दी गई। ऐसे कहते हैं रूप कंवर शेखावत इतनी समझदार थी कि जलते हुए भी अपने
देवर को ये कह रही थी कि मेरे जो गहने हैं वो मेरी ननद को दे देना, उसकी शादी में काम आ जाएंगे, पापा का आप ध्यान रखना। इनके जो ससुर जी थे रूप कंवर शेखावत के, वो उस समय गवर्नमेंट टीचर थे, नजदीकी उनकी पोस्टिंग थी। ऐसी जब घटना घटित हुई तो यह घटना मीडिया के हाथों लग गई, और फिर आपको पता मीडिया तो क्या कुछ ही नहीं छोड़ता है, और धीरे धीरे ये घटना पहले राजस्थान में हाईलाइट हुई, फिर भारत में हाईलाइट हुई, पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हो गई कि आज भी भारत के अंदर पति के मर जाने पे उनकी पत्नी को उनकी चिता में साथ में जल के राख होना पड़ता है। और जब पूरे वर्ल्ड स्तर पे बेइज्जती होने लगी इंडिया की, केंद्र सरकार की, तो फिर उधर केंद्र सरकार से प्रेशर आता है स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर किस पे आएगा? दिखती सी बात, जो अपने सीएम होंगे। और उस समय जो अपने राजस्थान के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था हरिदेव जोशी। सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का लगाया, अब बेइज्जती का मामला पूरा राजस्थान में ऐसा कांड हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि हरिदेव जोशी ने तुरंत उस समय के जो आपके गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, और उनका नाम था गुलाब सिंह सत्तावत। उस समय गृह मंत्री कौन थे? गुलाब सिंह सत्तावत। उनको फोन लगाया और उनको बुलाया कि बाप जी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, ये क्या हो गया? पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपनी बेइज्जती हो रखी है, केंद्र सरकार ने मेरी बैंड बजा के रखती है। ऐसे कहते हैं कि गृह मंत्री गुलाब सिंह सत्तावत के नेतृत्व में एक कमेटी बैठती है ना, एक समिति कह दो या एक कमेटी कह दो, एक कमेटी बैठती है, और वो कमेटी एक कानून बनाती है जिसको नाम दिया सती निवारण अधिनियम। बताओ क्या नाम दिया? सती निवारण अधिनियम। ये जो आपके सती निवारण अधिनियम था या अध्यादेश था, एक तरीके से आप कह दो, अध्यादेश जो था वो 1987 में लाया गया था। लाया कब गया था? 1987। अब आप खुद देखिएगा सरकार ने कितना फास्टली काम किया है कि 4 सितंबर को तो ये घटना घटित हुई, और ऊपर से इतना प्रेशर आया कि 1987 के अंदर ये ना इसका अध्यादेश बनाना पड़ा। अध्यादेश का नाम क्या था? सती निवारण अध्यादेश। ठीक है, आपको पता है अध्यादेश कोई कानून बनता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, विधानसभा, विधान परिषद, फिर राज्यपाल लास्ट में साइन करता है। अब अपने यहाँ पे विधान परिषद तो है ही नहीं, राजस्थान में विधानसभा ही है। तो विधानसभा से पास हुआ, नो डाउट सीएम ये थे, इन्होंने करवा दिया, और फिर जाएगा वो राज्यपाल के पास। उस समय जो अपने महामहिम महोदय थे, जो राज्यपाल थे, वो थे बसंत दादा पाटिल। बताओ राज्यपाल कौन थे? बसंत दादा पाटिल। इन्होंने भी तुरंत ही जैसे ही उनके पास पहुंचा तुरंत उस पर साइन करके वापस भेज दिए। बेइज्जती सबकी हो रही थी, बसंत दादा पाटिल ने उस पर फाइनली मोहर लगाई, और फाइनली जो सती निवारण आपके अध्यादेश था, वो एग्जैक्टली डेट वेट तो भले आपको याद नहीं रहे, देख लेना, 3 जनवरी 1988 को इसको लागू ही कर दिया था तुरंत प्रभाव से। 3 जनवरी 1988 को क्या कर दिया था? लागू। साथियों, हमने जो सती प्रथा है उसके बारे में सारी चीजें पढ़ ली है, और इसीलिए थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि हमने एक एक चीजों को अच्छे से समझा है। आज की जो अपनी क्लास रही, उस क्लास में हमने एक तो ये शाखा ये देख लिए थे सारे, अब समझा दी मैंने आपको ढंग से, और फिर सती प्रथा की जो भी टोटल जो कहानी थी, पहले इंडिया लेवल की मान लो, अभिलेख मान लो, फिर किस किस ने भारत में बैन लगाया था, फिर राजस्थान में पहले बैन लगाने वाली कौन सी थी? बूंदी थी, बाकी रियासतों ने कब कब लगाया था, और फिर राजस्थान की जो आपके अंतिम सती महिला थी वो रूप कंवर शेखावत, और उनसे जुड़ी हुई पूरी घटना। बिकॉज ये चीज अभी हाईलाइट है, आज ही के दिन आज के दैनिक भास्कर के अखबार में आया था कि इनको बरी किया गया है, तो हो सकता है कि आपके आने वाले परीक्षाओं के अंदर ये चीज पूछ ली जाए, है ना, इसलिए थोड़ा सा आप ढंग से देख लेना। तो चलिए साथियों, बाकी जो है अपन कल पढ़ेंगे। जब तक टाटा, बाय बाय, सी यू सून। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, क्योंकि आपकी सभी परीक्षाएं अब जल्द ही आयोजित होने वाली है। हाँ।